लोग सीधा चलते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज पे कि रिलायंस इंडस्ट्री का क्या आपको एनुअल रिपोर्ट समझ आती है। अगर आप चेक करने जाओगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो एनुअल रिपोर्ट है वो 500 प्लस पेज की होती है। अब ये 500 पेज में आप लोगों को क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे समझेंगे, इन सब चीज़ों को जानने के लिए मैं थोड़ा सा आपको गाइड करने की कोशिश करता हूँ। ये कुछ रिलायंस का समरी है, मैं सीधा वहीं से आपको दिखाता हूँ, आइएगा। ये देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे आपका रिलायंस के स्टार्टिंग में लिखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ फॉर्च्यून 500 कंपनी एंड द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कॉरपोरेशन इन इंडिया। ये 500 कंपनी का क्या मतलब है, कुछ लोग समझ पा रहे होंगे या कुछ लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा। अगर कुछ को समझ पा रहे हैं 500 कंपनी का मतलब क्या है तो कोई कमेंट करके लिख के बताएंगे फटाफट। हम लोग 1 वे कम्युनिकेशन नहीं 2 वे कम्युनिकेशन करके हम लोग पढ़ेंगे आज, याद रखेंगे दोनों तरीके से। मैं अगर कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं तो आप लोगों को भी क्या करना है, उसमें पार्टिसिपेट करना है। थोड़ा सा मैंने भी आप लोगों का चैट ओपन कर लिया है ताकि थोड़ा सा मुझे भी पता चले क्या चल रहा है। सर LIC हाउसिंग फाइनेंस में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या, अभी मैं जो पूछ रहा हूँ उसको आप बताओ ना। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा 500 कंपनी की बात कर रहा है, यानी कि सिंपली इसको ऐसे समझना आप, अगर आज के डेट पे अगर आप रिलायंस का अगर आप शेयर खरीद रहे हो या रिलायंस में अगर कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब एक कंपनी में आप पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप 500 कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसे कैसे, क्योंकि आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है एक बहुत बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी हर पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो मार्केट कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या रेवेन्यू जनरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या प्रॉफिट जनरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तीनों तरीके से बोला गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो पहला ही वर्ड यहाँ पे यही चीज लिख के देते हैं आपको। आइएगा यहाँ से मैं हाईलाइट्स दिखाता हूँ आपको। रिलायंस इंडस्ट्रीज में आपको टोटल 5 मेजर बिजनेसेस दिखते हैं, रिटेल, डिजिटल सर्विसेज, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ऑयल टू केमिकल्स एंड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। ये आपको मेजर 5 सेगमेंट्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। अब कुछ लोग बोलेंगे आप कहाँ पहुँचे हो, ये क्या चीज़ दिखा रहे हो। ये मैं आपको एनुअल रिपोर्ट दिखाता हूँ जो कि सारे लिस्टेड कंपनी, जितने भी लिस्टेड कंपनी है वो आपको, कुछ लोग कह रहे हैं 500 कंपनीज आर सब्सिडरी ऑफ रिलायंस, बिल्कुल सही बोला है, 500 सब्सिडरी है इसका। चलो आगे बढ़ते हम लोग, यानी कि ये जो हम अभी दिखा रहे हैं आपको ये एनुअल रिपोर्ट है जो कि रिलायंस हर साल अपना रिपोर्ट आपको देते हैं। ये सबको जितने भी इन्वेस्टर होते हैं सबके मेल पे आ जाता है। ये आप कैसे चेक कर सकते हो, या तो आप एक काम कर सकते हो, डायरेक्टली आप जाइए रिलायंस इंडस्ट्रीज की वेबसाइट से ही आपको मिल जाएंगे। आप जाओगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के RIL.com से, यहाँ से भी मिल जाएगा आपको। इसमें कहाँ जाना, आपको इन्वेस्टर रिलेशंस में जाने और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आपको जाके यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। एक तो आपका तरीका ये हो गया। इस केस में ये रहा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आपको ये सारे के सारे यहाँ से मिल जाएंगे। कौन सी ईयर का आपको डाउनलोड करनी है, एनुअल रिपोर्ट 2021 यहाँ से हो जाएगा। एक तो हो गया, डायरेक्टली हम कहाँ चले गए, रिलायंस की वेबसाइट पे। दूसरा क्या होता है, अगर आप कुछ लोग जो होते हैं अगर जीरोधा यूज़ करते हो तो आप क्या करना है, सीधा जैसे आप रिलायंस पे जाते हो तो आप जीरोधा अगर यूज़ कर रहे हो कोई, तो उसको क्या करना है, यहाँ से जाने हैं आपको, फंडामेंटल्स पे क्लिक करने हैं। फंडामेंटल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सी डिटेल इन्फॉर्मेशन आ रहा होगा, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो उसके बाद ये आपको थर्ड पार्टी की वेबसाइट पे लेके जाएंगे जो कि टिकर टेप है। ये आपको दिख रहा होगा ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे टिकर टेप, यहाँ से जाएंगे, ये भी आपको बताएंगे। यहाँ से भी आपको देख सकते हो इसका फाइनेंशियल्स हो गए, पीयर्स मतलब इसके कंपैरिजन, इसके जो सिमिलर कंपनी जो इसके कंपैरिजन वगैरह, होल्डिंग न्यूज, सारे चीज़ आपको यहाँ क्या होगा दिखेंगे। इवन आप रेशियो जो वगैरह भी एनालिसिस करना चाहते हो सब कुछ यहाँ से आपको मिल जाएंगे, कहीं बाहर जाने की जरूरत आपको नहीं है। वैसे मनी कंट्रोल पे भी जाके चेक कर सकते हो। वैसे इंडिया का जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले जो कह सकते हैं अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो वह है मनी कंट्रोल, वहाँ पे भी देख सकते हो। और एक बात है कि
मनी कंट्रोल का भी ओनरशिप जो है आज के डेट पे रिलायंस इंडस्ट्री के पास ही है। आइएगा, तो अभी हम बात कर रहे थे कि ये 5 है। आप मुझे बताइए क्या इस तरीके से ये जो रिलायंस का आपको जो 5 ये सेगमेंट दिखता है, ये कोई एक स्पेसिफिक एक बिजनेस एक कंपनी के थ्रू इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है। ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे। रिलायंस ने जो अपना बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया है इतना बड़ा, इसने एक एक छोटे छोटे कंपनी वगैरह बना के, यानी कि हर एक काम को एक कंपनी बनाया, उसको एक मैनेजमेंट को असाइन किया कि तुम इसको रन करो। फिर एक छोटा सा काम करना है, उसके लिए क्या किया, फिर एक कंपनी बनाया, उसमें कुछ मैनेजमेंट को क्या किए, वहां पे बिठाए, वो लोग उस काम को कंट्रोल करेंगे, लीड करेंगे, फिर एक दूसरा कंपनी बनाया। यानी कि हर एक छोटे छोटे काम के लिए रिलायंस ने एक अलग अलग कंपनी बनाया है, और उस कंपनी में पैसे कौन लगा रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। मैंने पहले ही बोला था सब्सिडी क्या है, आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। सब्सिडी का मतलब ये हो गया कि मैंने पैसे लगाया, मैं डायरेक्टली भी कर सकता था वो बिजनेस, बट मुझे लगता है कि फिर वो उसका हिसाब नहीं रख पाएंगे। जैसे बहुत बार क्या होता है, मान लीजिए आप दो तरह का बिजनेस करना चाह रहे हो, एक जनरल स्टोर भी ओपन करना चाह रहे हो, एक मेडिसिन का शॉप भी आप क्या कर रहे हो, ओपन करना चाह रहे हो। मान लीजिए दोनों बिजनेस एक ही जगहों से, एक ही प्लेस से, एक ही एम्प्लॉय रख के अगर उसको ऑपरेट करोगे तो सारे मिक्सअप होता रहेगा, आप उसको अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाओगे। उससे ज्यादा अच्छा क्या है, आप क्या कीजिए, 3-4 एम्प्लॉय रख दीजिए, एक क्या जनरल स्टोर के लिए, 3-4 एम्प्लॉय रख दीजिए, आप किसके लिए, मेडिसिन शॉप के लिए। दोनों का हिसाब सब चीज अलग, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट अलग रखिए, अलग सारा चीज मेंटेन करिए, रिकॉर्ड हमारे एसेट्स कितना है मेडिसिन शॉप का और कितना हमारा जनरल स्टोर का, हर चीज को अलग कर दो, तो उससे क्या हो जाएगा, कंट्रोल आपका ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आपको पता है आज के डेट पे रिलायंस एक इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब क्या है, आज ये क्या कहते हैं 13 लाख करोड़ के मार्केट कैप का एक कंपनी है। इतने बड़े कंपनी को आपको पता है कि अगर मैनेज करने के लिए एक ही बिजनेस रखा जाए, यानी कि एक ही कंट्रोल रखा जाए तो नहीं होगा। इसलिए इन्होंने क्या करा है, छोटे छोटे सब्सिडरी बना दिए, एक एक कंपनी बनाया और उसके अंदर रन कर रहा है। अब उसमें क्या होता है, जब भी आपको इस तरीके का, जब अभी मैं चैट वगैरह नहीं रीड कर रहा हूं जी, मैं चैट आपका बाद में रीड करूंगा, अभी आप देख लीजिए, ठीक है। स्क्रीनर साइट इज ऑल्सो, कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ स्क्रीनर, बिल्कुल स्क्रीनर भी यूज कर सकते हो, बहुत सारे थर्ड पार्टी है, ठीक है। उससे अब होता क्या है कि एक्यूरेसी भी नहीं होता, ये चीज याद रखिएगा। बहुत सारे अगर थर्ड पार्टी वगैरह जैसे हैं, उसमें अगर आप जो डेटा आपको पुट किया गया होगा वो आपका एक्यूरेट नहीं होगा, तो इस बातों को भी ध्यान रखना है, जहां मर्जी नहीं भटकते रहना है। चलो वापस आते हैं, तो इसलिए क्या करा है, बहुत सारे डाइवर्सिफाई करा है। अब क्या होता है, एक अकाउंटिंग के अंदर स्टैंडर्ड के अंदर, आप स्टैंडर्ड आप लोगों को पता नहीं होगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया। उस रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत हर एक कंपनी को अपने एक बिजनेस सेगमेंट को रिपोर्ट करना होता है। ये चीज आपको मैं टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इसका कुछ रूल्स वगैरह होते हैं जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर कंपनीज लॉ, इन सब चीज़ों में आपको मेंशन किया गया है। तो ये इतने टेक्निकल नहीं जाना है, बस ऐसे समझो कि हर एक बिजनेस सेगमेंट को अलग करके रिपोर्ट करने की जरूरत होती है किसी भी कंपनी को। तो इन्होंने क्या करा, आपको 5 सेगमेंट में रिपोर्टिंग करते हैं, जिसमें से रिटेल सेगमेंट एक हो गया, डिजिटल सर्विसेज सेगमेंट एक हो गया, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट है, एक है ऑयल टू केमिकल और एक है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। ये जो ऑयल टू केमिकल है, इसी का नाम पहले हुआ करता था रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल, यानी कि इसका जो मेजर सेगमेंट था, याद रखिएगा रिलायंस का जो मेजर सेगमेंट थे वो थे पेट्रोकेमिकल एंड रिफाइनरीज। तो अब वो जो चीज है, अब रिलायंस को लगा कि इसको भी हम एक अलग कंपनी के थ्रू ही रन करते हैं, जबकि ये जो बिजनेस था रिफाइनरीज एंड क्या कहते हैं पेट्रोकेमिकल, ये इसका मेजर सेगमेंट थे रिलायंस इंडस्ट्रीज का। अब ये रिलायंस इंडस्ट्रीज इस बार प्लान कर रहा है कि हम इसको एक दूसरे कंपनी बना के इस सेगमेंट को पूरे के पूरे इंडिपेंडेंट बना के रन करेंगे, फिर वो भी हमारा क्या बन जाएगा, सब्सिडरी बन जाएगा, और उसका नाम रखा है उसने ऑयल टू केमिकल। अब देखिए इसके जो रिपोर्ट्स है पढ़ना है, देखना हर एक पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगेगा इसका रिपोर्ट आपको। अब देखना हर चीजों को नीचे आपको ना यहाँ पे लिंक दिया गया है, जैसे आप देख रहे होंगे। मान लीजिए अभी आपको थोड़ा सा ये दिया गया है, रेवेन्यू आपको पता है क्या है, EBITDA आपको नहीं बताया था, अब मैं बता देता हूँ कि किसी भी कंपनी को रन करने के लिए जो हमने फंड रेज किया है। आज मेरा CA इंटर एग्जाम खत्म हो गया सर, आते वापस। अब मैंने पहले ही बताया था कि कंपनी एक कुछ क्या है, एक नाम है, हम एक कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो हम कुछ फंड रेज करते हैं, कुछ फंड क्या करते हैं, हम उसको लगाते हैं। तो जो फंड रेज करके जब लगाते हैं तो उससे जो हम सेल करते हैं वो हमारा रेवेन्यू हो गया। अब ये जितने लोगों से पैसे लेके जो हमने इन्वेस्ट किया है उसके लिए कितना कमाया गया, इसका फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर
इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब ये अमोर्टाइजेशन आप लोगों को नहीं पता होगा, भूल जाओ, कुछ नहीं, छोटी सी पार्ट है। डेप्रिसिएशन ये आप लोगों को पता होगा। जैसे क्या होता है, आज मान लीजिए कोई भी सामान खरीदो, रेफ्रिजरेटर खरीदो, लैपटॉप खरीदिए, कार खरीदिए, बाइक खरीदिए, अभी खरीदिए, और 1 ईयर के बाद जाके जब आप इसको बेचने जाओगे तो उसका वैल्यू डिक्रीज हो चुका होगा। तो किसी भी फिक्स एसेट्स का मतलब जो आपका लॉन्ग टर्म का कैपिटल एसेट्स है, उसका वैल्यू क्या होता है, आपको कुछ दिनों में डाउन हो जाता है। वो जितना वैल्यू डाउन होता है वो होता है कि हमारे लिए डेप्रिसिएशन कहा जाता है। तो क्या होता है, जब भी हम, जैसे मान लीजिए हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, मान लीजिए हमने लैपटॉप खरीदा और लैपटॉप रेंट पे हम देना शुरू करते हैं, तो उस केस में देखना क्या होता है कि हम मान लीजिए लैपटॉप हमने 1.5 लाख में खरीदा, 1.5 लाख में खरीदा, 1 साल के बाद में इस लैपटॉप को बेचने जाऊं तो मुझे 1 लाख मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिल सकते। तो ये जो 50,000 का डाउन साइड जो है, जो वैल्यू डिक्रीज हुआ है, इसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं, जो यहाँ पे डी से बताते हैं। अब क्या होता है, जब भी मैं इस लैपटॉप को रेंट पे दे रहा हूं, रेंट जब रिकवरी कर रहा हूं, तो याद रखिएगा उस कमाई के अंदर ये 50,000 भी मैं कमाना चाहूंगा। एक चीज याद रखेंगे, क्योंकि मैं अगर मान लीजिए लैपटॉप खरीद के रेंट पे देता हूं, तो वो जो मैं कमाऊंगा, ये जो 50,000 का वैल्यू जो डाउन गया, जो 1.5 लाख की जो हमारा क्या कहते हैं 1.5 लाख की जो लैपटॉप खरीदा था, ये मेरा 1 लाख पे पहुंच गया, तो ये जो 50,000 का जो वैल्यू डिक्रीज हुआ है, ये भी तो मुझे उसी बिजनेस से कमा के लाने पड़ेंगे ना। तो क्या होता है, जितने भी कंपनी होते हैं वो अपना प्रॉफिट ये बताने की कोशिश करता है कि अच्छा, ये जो वैल्यू है जो फिक्स एसेट्स का, यानी कि कैपिटल एसेट्स का जो वैल्यू डिक्रीज हुआ है, उससे पहले हमने कितना कमाया है, उस चीजों को बताता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब इसमें क्या होता है, देखो, इंटरेस्ट से पहले का प्रॉफिट क्यों कोई बताता है, क्योंकि जो भी बिजनेस किया जाता है, बिजनेस में मैंने बताया था 2 सोर्स से फंड रेज करता है। एक मालिक से फंड लाता है जो कि ओनर होता है, जिसको हम लोग इक्विटी कहते हैं। इक्विटी में 2 कैटेगरी होता है, एक प्रोमोटर हो गया, एक आउटसाइडर हो गया, ठीक है, हम लोग भी आउटसाइडर में आ जाते हैं। और एक क्या हो गया, डेट से। तो हमने क्या बोला था कि डेट से जब हम फंड रेज करते हैं तो उसको कंपनी के डिसीजन मेकिंग में कोई मतलब नहीं है। कंपनी कमाए ना कमाए, बिजनेस से पैसे कमा के आए ना आए, वो इंटरेस्ट आपको पे करना ही पड़ेगा। तो हम क्या बोलते हैं, कोई भी बिजनेस जो होते हैं वो लोगों को ये बताना चाहता है कि देखो जी, हमने बिजनेस में जितना पैसे लेके आए थे, उन लोगों के लिए हमने कितना कमाया। तो आप मुझे बताइए, डेट से भी तो फंड रेज किए हो, तो उसको पे करने से पहले आपने कितना कमाया, ये चीजों को आपको रिपोर्ट करना लोगों को अच्छा लगता है। अब इसमें क्या है, देखो, ऐसे देखा जाए तो किसी भी कंपनी के पास EBITDA नहीं बचता है, EBITDA नहीं बचता है, क्योंकि इसमें से आपको अभी इंटरेस्ट पे करना बाकी है। जो लोन लिया होगा आपने, लोन पे पहले इंटरेस्ट दीजिए, अभी इंटरेस्ट दिए नहीं थे आप, इसमें से इंटरेस्ट पे करना बाकी है, इसमें से टैक्स भी देना बाकी है। इतना ही नहीं, वो जो आपके मशीन था या बिल्डिंग था या आपका कोई भी मशीन वगैरह का जो वैल्यू डिक्रीज हुआ है, कितना वैल्यू डिक्रीज हुआ है, वो भी आपका खर्चा है, वो खर्चा भी माइनस करना अभी बाकी है, ठीक है। वो दूसरी बात है कि वो खर्चा हमें किसी को पे नहीं करना होता है, उधर टेक्निकल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन जो होते हैं वो किसी को पे नहीं करते, इसीलिए जब भी लोगों को बताना होता है तो वो डेप्रिसिएशन से पहले के प्रॉफिट लोगों को बताने की कोशिश करता है, ताकि ज्यादा बड़ा अमाउंट दिखे। देखा जाए तो EBITDA कंपनी को बताने में ज्यादा अच्छा लगता है। अब हो सकता है, सोचो कैसे, अब ये कंपनी बहुत ज्यादा अगर लोन ले रखा हो, तो क्या होगा, लोन को रिपेमेंट करने में, अब मान लीजिए उसका लोन का इंटरेस्ट ही 10,000 करोड़ का है, तो मुझे बताओ, आपने 9,800 करोड़ कमाया और 10,000 का आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो बताइए नेट में कटा के मालिक के लिए क्या बचा। क्योंकि जो कमा के लाए हो, पहले इंटरेस्ट पे कर दोगे, टैक्स दे दोगे, सबको अपना अपना हिस्सा बांट दोगे, गवर्नमेंट का हिस्सा भी बांट दो, डेट का हिस्सा भी बांट दो, फिर जो बचेगा वो बचेगा किसके लिए, मालिक के लिए। तो मालिक के लिए हो सकता है इसमें से कुछ ना भी बचे। समझ में आया बात। तो EBITDA जो होता है वो ये बताता है कि हमारा बिजनेस से कैसे प्रॉफिट आया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या ये रिटेल सेक्टर की बात करें तो रिटेल सेक्टर को क्या ये कंपनी जो होता है ये मेजर कर सकता था क्या, इंडिविजुअली मेजर कर सकता था। आपको पता है रिटेल सेक्टर के अंदर ही बहुत सारे सब्सिडी है। तो मैंने इस चीजों को समझने के लिए मैंने कुछ एक चार्ट बना के लाया। पहले मैं आपको चार्ट दिखाता हूं, फिर मैं आके यहाँ के आपको एसेट्स वगैरह इसका मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। पहले इस 5 सेगमेंट को समझने की कोशिश करते जो यहाँ पे आपको लिख के दिया है। इस 5 सेगमेंट को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं पहले चेन से, देन हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सर इंडिया इंफ्रा के बारे में कुछ बताएं सर, प्लीज कंटिन्यू दिस सीरीज एंड मोस्ट टीच
टेक्निकल इंडिकेटर बीएससी पर लिस्ट है, बिल्कुल जी बीएससी पर भी लिस्ट है। पूरा इंडिया जिसके इकोनॉमी जो होते हैं जिस पे डिपेंडेंट है वो बीएससी में लिस्टेड नहीं होगी, बिल्कुल लिस्टेड होगी। चलिएगा आइएगा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ छोटा सा एक डायग्राम बनाने की कोशिश किया है। इस डायग्राम को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करने पड़े हैं, क्योंकि आपको पता है 500 कंपनी के डेटा को एक इकट्ठा सबको रीड करके तब एक कंपाइल करके आपके तक लाने में बहुत टाइम लगती है। ये दूसरी बात है, हाथ से लिखा हुआ है तो उतना सुंदर खूबसूरत नहीं लग रहा होगा, लेकिन खूबसूरती पे मत जाइए। अब इसको खूबसूरती क्या करना है, प्रेजेंट कर देते वही हो जाता खूबसूरती, बट मेन चीज होता है डेटा कलेक्ट करना जो होता है उसमें टाइम लगते हैं। सोचिएगा ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ध्यान से सोचिएगा, ये एक बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। इसका मेजर बिजनेस जो था क्या था, मैंने अभी बताया आपको, ऑयल एक्सप्लोर करना है, ये तो आपको मालूम ही है। ऑयल सी बेस से क्या करते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑयल एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन वाले एक हो गया, तो ये है ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन। समंदर में जाके वहां मशीन लगा रखा है, उसके सी बेस से क्या करते हैं, उससे ऑयल निकालते हैं, क्रूड ऑयल निकालता है। ये क्रूड ऑयल डायरेक्टली यूज नहीं हो पाता है, याद रखना। ये बहुत ही छोटा सेगमेंट है आज के डेट पे, किसके लिए, रिलायंस के लिए। अगर आप देखोगे तो ऑयल, ये मेरा डेटा नहीं है, उसी का स्क्रीनशॉट है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में आप अगर चेक करोगे, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में तो सिर्फ 2000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है क्या, ये। यानी कि ये जो समंदर से जो क्रूड ऑयल ये निकालते हैं उससे जो सिर्फ इतना आता है। तो मेजर इसका कहां से आते हैं रेवेन्यू, वो उस क्रूड ऑयल को रिफाइन करके फिर कुछ केमिकल्स वगैरह बनाते हैं और कुछ बेचते भी। आज देखते हो पेट्रोलियम, रिलायंस का बहुत सारे पेट्रोल पंप दिखते हैं, उस सब में क्या करते हैं, बेचता भी है। तो हम कह सकते हैं वो सारा इसका आ जाता है ऑयल टू केमिकल में। पहले इसी का नाम याद रखना, ये अभी बदला गया है, ये अपने बिजनेस सेगमेंट, और ये बिजनेस सेगमेंट को क्या कर रहा है, एक इंटीग्रेटेड अलग से कंपनी बना के इसी 2021 के फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि अब जो 2021 के एंड वाले 22 के एंड, यानी कि 31 मार्च 2022 का जो आपको बैलेंस शीट दिखेंगे, यानी कि जो एनुअल रिपोर्ट दिखेंगे, उसमें उसको नए कंपनी के तहत ये सारे के सारे बिजनेस ये डेडिकेट ये रन कर रहा होगा दूसरे कंपनी के थ्रू, वो भी एक सब्सिडी बन जाएगा। ये सारा लिखा हुआ एनुअल रिपोर्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। ये देखोगे तो सबसे बड़ा इनका जो रेवेन्यू जनरेट करने वाले सेगमेंट जो है वो ऑयल टू केमिकल। इसके अंदर ऑयल को रिफाइन करने से लेके ऑयल को आपके एंड यूजर तक पहुंचाने वाले काम, और इतना ही नहीं, बहुत सारे केमिकल्स वगैरह बनाने वाले काम भी इस सेगमेंट के अंदर करेंगे, ऑयल टू केमिकल। फिर ये रिलायंस इसमें से कुछ स्टेक को बेचने की सोचा था पीछे, लेकिन इसका डील कंफर्म नहीं हुआ था। अरेबियन यूएई के कोई कंपनी था, लेकिन उसका डील कंफर्म नहीं हुआ, तो सोचा कि चलो हम इसी को क्या करते, एक्सपैंड करते हैं। क्योंकि अंबानी जी को लग गया था कि इस सेगमेंट में अब हमारा उतना ग्रोथ नहीं बचा हुआ है। आज अगर देखोगे तो रिलायंस बचे हैं सिर्फ डिजिटल सर्विसेज की वजह से, जिसमें 34,000 की EBITDA क्या करा है इसने, यानी कि इंटरेस्ट पे करने से पहले के प्रॉफिट इसने 34,000 जनरेट किया, जबकि देखो आप 38,000 का EBITDA जनरेट किया हुआ है किससे, ऑयल टू केमिकल से, जबकि 3 लाख के सेल पे, और यहां देखो आप सिर्फ 90,000 के सेल पे, यानी कि 90,000 का रेवेन्यू है। रेवेन्यू का मतलब आपको पहले ही बता रखा है, उसमें से यानी कि देखो आप कितना है इसका, अगर आप रेशियो देखोगे तो 45% का मार्जिन है, 45% का मार्जिन है। यानी कि मतलब अगर वो 1 रुपये का सर्विसेज देते हैं, यानी कि आपसे मोबाइल डेटा के लिए या ब्रॉडबैंड के लिए जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके लिए अगर आपसे वो 1 रुपये लेते हैं तो 0.45 पैसे वो बचाते हैं, यानी कि उसका खर्चा सिर्फ कितना है, सिर्फ 0.55 पैसे का, क्योंकि ये परसेंटेज इसका बताता है। तो आज के रेट पे देख रहे हो डिजिटल सर्विसेज से ही रिलायंस जो है वो बचा हुआ है, इसीलिए कहते हैं कि डाइवर्सिफाई कर दीजिए। आज अगर आप रिलायंस में लगा रहे हो ना, इसका मतलब ये रिलायंस अपने आप में एक पोर्टफोलियो बना हुआ है, ठीक है। मान लीजिए ये अच्छा नहीं करेगा, कोई बात नहीं, ये अच्छा कर जाएगा, इससे आप बच जाओगे। एक तरीके से आप अगर रिलायंस में पैसे लगा रहे हो तो उसके बिजनेस में ही तो पैसे लगा रहे हो, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम कहां थे, हाँ जी आइएगा। तो इसका जो अभी आप देखते हो रिलायंस का मेजर जो सेगमेंट था कौन बताइए, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन और ऑयल टू केमिकल। ये दो इसके बिजनेस, अपना बिजनेस है, ये किसी सब्सिडी के थ्रू रन नहीं करता है। यानी कि जब भी आप देखोगे तो इन दोनों का जो प्रॉफिट होगा
इन दोनों सेगमेंट का जो प्रॉफिट होगा या इनकम होगा, इनकम एक्सपेंसेस को नेट करके जितना उसका नेट प्रॉफिट बचेगा, ये सारा चीज जो होगा वो रिलायंस के स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में दिखेगी, इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये दोनों सेगमेंट का दिखेगा। तो अब रहा सवाल कि जियो की बात करते हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, क्या जियो अपने आप में एक कंपनी है? बहुत सारे लोगों को पता होगा, सोच के बताएंगे कुछ लोग, क्या जियो एक अलग से कंपनी है? बिल्कुल, जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड एक अलग कंपनी है, ये लिस्टेड नहीं है, याद रखेंगे, ये स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होता। अच्छा, ये सब्सिडरी कंपनी है किसका? रिलायंस इंडस्ट्रीज का। रिलायंस ने आज के डेट पे 70% पैसे इसमें इन्वेस्ट करा हुआ है। यानी कि हम सिंपली ये कह सकते हैं कि अगर जियो प्लेटफॉर्म का टोटल इन्वेस्टमेंट अगर 2 लाख करोड़ है, ये इसमें 1000 का मतलब यहाँ पे अगर मैं 3 जीरो डाल दूं, 200,000 का मतलब ये है 200,000 यानी कि 2 लाख, 2 लाख करोड़ की आज आपको दिखेगा रिलायंस, सॉरी, जियो प्लेटफॉर्म जो है, ये जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड जो है, ये अलग एक कंपनी है। वो क्या करता है, और इसका अलग से 41 सब्सिडरी और मिलेंगे आपको, सब्सिडरी, फेलो सब्सिडरी, इसको 41 और मिलेंगे। यानी कि जैसे जियो फाइबर हो गए, उसने बोला कि फाइबर वाले काम क्या करते हैं, हम एक अलग कंपनी बना देते हैं, जियो फाइबर का उन्होंने एक अलग कंपनी बना दिया। अच्छा, फिर क्या कहते हैं, बहुत सारे मतलब उसने हर एक काम के लिए क्या करा, एक एक सब्सिडी बना दिया। अब वो लोग ये सब हम चेक करना चाहे तो फिर आपको इसके ये क्या कहते हैं, जियो के जो प्लेटफॉर्म है, इसके आपको क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाकर देखने पड़ेंगे। अब आइए देखिएगा, अभी हमने क्या बोला, मैं आपको मोटा मोटा बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी आपने बोला कि जो डिजिटल सर्विसेज है, डिजिटल सर्विसेज में 90,000 करोड़ की सेल जनरेट किया है, रेवेन्यू जनरेट किया है, जिसमें से 34,000 का ईबीआईटीडीए उसने बचाया है। तो ये जो 90,000 है, किसका रेवेन्यू है? किसका? क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज का है? बिल्कुल नहीं, ये है जियो प्लेटफॉर्म का। याद रखेंगे, इस कंपनी ने 90,000 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया है, जिसमें से इंटरेस्ट पे करने से पहले, टैक्स पे करने से पहले, डिप्रिसिएशन माइनस करने से पहले उसने 34,000 करोड़ कमाया है। तो ये जो 34,000 करोड़ है, किसका है? ये जियो प्लेटफॉर्म का है। आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले न्यूज आया था कि फेसबुक ने कुछ इसका क्या कहते हैं, जियो में इन्वेस्ट किया है, और क्या कहते हैं, ये गूगल ने भी उसने क्या करा था, कुछ पैसे इन्वेस्ट किया था, किसमें? जियो प्लेटफॉर्म में। यानी कि ये लिस्टेड नहीं है, इसका शेयर एनएससी में नहीं ट्रेड होगा, इसका इक्विटी शेयर बीएससी में ट्रेड नहीं होगा। तो ये जो था स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट इसको बोलते हैं। तो फेसबुक ने 10% होल्डिंग लिया। मतलब क्या हुआ कि अगर ये 2 लाख करोड़ का इसका अगर ऐसे, उस तो वैल्यूएशन पे डिपेंड करता है कि कितना वैल्यूएशन किया गया। मान लीजिए हम 2 लाख करोड़ ही अगर इसका वैल्यूएशन कर दे, किसका? जियो प्लेटफॉर्म का, जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड का अगर हम वैल्यूएशन अगर सिर्फ 2 लाख करोड़ ही कर दे, तो 2 लाख करोड़ का 10% जो हो गया आपका 20,000 करोड़। तो 20,000 करोड़ ने फेसबुक ने लगा दिया। अब क्या हुआ, ध्यान से सोचिए, ये जो 34,000 करोड़ का जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट ही बोलो, इंटरेस्ट पे करने से पहले की जो प्रॉफिट है, ठीक है, इसमें से 10% हिस्सेदारी किसको मिलेगा? फेसबुक को मिलेगा। अच्छा, उसमें से 7% हिस्सेदारी किसको मिलेगा बताइए? गूगल को मिलेंगे, क्योंकि गूगल ने भी इन्वेस्टमेंट किया था। अब सोचिए रहा कितना, 70%। तो यहां देखो, ये तो 17% ही हुआ, तो बाकी सब क्या है? बाकी और भी अदर इन्वेस्टमेंट है, बाकी लोन भी है इसका, ऐसा नहीं है कि लोन नहीं ले रखा है। तो अब क्या होता है, ये जो 34,000 करोड़ का जो ये प्रॉफिट है, इसमें से सिर्फ 70% ही रिलायंस का हिस्सा है। क्योंकि रिलायंस ने कितना इन्वेस्ट किया बताइए? ओनली 70% इन्वेस्टमेंट कर रखा है, किसमें? जियो प्लेटफॉर्म में। तो अब अगर मैं बोलूं कि ये जो इसने जो दिखा रखा है यहां पे, जो आपको क्या कहते हैं, उसके एनुअल रिपोर्ट में जो आपको दिखती है, वो ये कह रहा है आपको, क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, यहां पे एनुअल रिपोर्ट में कह रहा है आपको कि देखो जी, रिलायंस का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म से, डिजिटल सर्विसेज से, देखो यहां पे लिखा भी होगा, किसके थ्रू कर रहा है, किसके थ्रू कर रहा है? थ्रू जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड,
रिलायंस ऑपरेट्स इंडियाज लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क, ठीक है, तो वो इस कंपनी के थ्रू चला रहा है। तो इसमें जो दिखा रहा है ना ये आपको, इसमें 100% रिलायंस का हिस्सा नहीं है, क्योंकि रिलायंस ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने पैसे लगा रखा है, 70%। ओके, ये मैं थोड़ा सा देखो उसमें डेसिमल में डिफरेंस आएंगे। जैसे आपको कुछ दिन पहले 67 पॉइंट समथिंग परसेंट था, अभी आपको सितंबर का डेटा दिखेगा तो आपको 70% दिखेगा, कभी आपको 71 पॉइंट समथिंग परसेंट दिखेगा। तो मैं मोटा मोटा बोलता हूं, अब वहां पे ये मत ढूंढने लग जाना कि सर आपको एग्जैक्ट 70% बोल रहे हो, एग्जैक्ट 70% क्या, एग्जैक्ट 70% नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि एक टाइम पे 67 पॉइंट समथिंग था, अभी 71 पॉइंट समथिंग है, एवरेज में मोटा मोटा मैं आपको 70% बोल रहा हूं। तो इसका 70% हिस्सेदारी किसका है बताइए, इसका 70% हिस्सेदारी किसका है, रिलायंस का। तो ये जब ऐड किया जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रॉफिट के अंदर तो वो कहलाएगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड में क्या होगा, क्योंकि रिलायंस ने ही तो बिजनेस कर रहा है ना, क्योंकि उसी का इन्वेस्टमेंट है। तो मैंने अगर एक जियो प्लेटफॉर्म में पैसे लगाए तो उसका प्रॉफिट भी तो मेरे ही हिस्से में आएंगे, बट हाँ जितने पैसे लगाए उतना ही मेरे हिस्से में आएंगे। तो कितना हिस्सा आएगा बताइए, ओनली 70%। तो ये जो 70% को ऐड करोगे उसके स्टैंड अलोन में तो जाके कंसोलिडेटेड बनेंगे। तो जब भी इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप देखने जाओगे तो कंसोलिडेटेड मिलेगा और एक स्टैंड अलोन मिलेगा। स्टैंड अलोन मतलब अकेला हमारे अपने बिजनेस, यानी कि दो जो बताया मैंने आपको, ऑयल टू केमिकल और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो हम कैसे, सॉरी प्रोडक्शन, तो अब उस केस में हम सिंपली ये कह सकते हैं कि स्टैंड अलोन में आप जो सब्सिडी में इन्वेस्टमेंट करो उसकी हिस्सेदारी भी ऐड कर दो तो कहां पहुंच जाओगे, कंसोलिडेटेड में। ओके, ये तो था किसकी कहानी, डिजिटल प्लेटफॉर्म की। आते थोड़ा सा आगे बढ़ते हम लोग। ये तो हो गया, मैंने ये तो बता दिया किसका, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म था उसके अंदर बहुत सारे सब्सिडी के थ्रू रन कर रहा है, जिसमें से मेजर जो स्टेक है इसका जियो प्लेटफॉर्म का, ये मैं आपको दिखा दूंगा एनुअल रिपोर्ट के अंदर। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जो इसने डाइवर्सिफाई किया रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अभी, वो डाइवर्सिफाई किया है रिटेल सेक्टर में। तो रिटेल सेक्टर के लिए उसने जो सबसे बड़ी, उसमें भी बहुत सारे कंपनीज है, बहुत सारे रिटेल सेक्टर की कंपनीज है, ठीक है, जिसमें से जो मेजर स्टेक जो ले रखा है रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड, ये भी लिस्टेड नहीं है। लिस्टेड नहीं है का मतलब इसका शेयर आप डायरेक्टली नहीं खरीद सकते, एनएससी से बीएससी से इसका शेयर नहीं खरीद सकते। इसके उसमें क्या कहते हैं, रिलायंस ने 85% लगा रखा है। अगर आप रिलायंस रिटेल वेंचर का बैलेंस शीट देखने जाओगे, यानी कि इसका अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने जाओगे, क्योंकि ये अगर कंपनी है तो ये भी तो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा होगा, ये भी तो अपना सेल रिकॉर्ड कर रहा होगा, ये भी तो अपना एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर रहा होगा, और सेल और एक्सपेंसेस को नेट करके क्या बनेगा, क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट बनेगा। तो ये भी अपना सारा का सारा बैलेंस शीट बनाता है। कौन, रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड। लिस्टेड नहीं है लेकिन ये अपना बनाएगा। लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे सब्सिडरी है, एसोसिएट्स है। मैंने बताया था एसोसिएट्स का मतलब क्या है, अगर कोई कंपनी दूसरे कंपनी में 50% से ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट कर दे तो वो कंपनी उसके बच्चे बन जाते हैं, सब्सिडरी बन जाते हैं, और जो जिसने लगाया वो होल्डिंग कंपनी कहलाता है, पेरेंट्स कंपनी, वो फादर हो गए और वो क्या है, बच्चे हैं। अगर वो 50% से कम का इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, 20% से ऊपर, 20 और 50 के बीच में अगर करते हैं तो उसको बोला जाता है एसोसिएट्स। और जॉइंट वेंचर भी बहुत सुना होगा आप लोगों ने। जॉइंट वेंचर क्या होता है, वो भी एक कंपनी भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो किसी एक पर्पस के लिए बना होता है, किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए बना होता है। वो काम बन गया, वो काम हो गया, वो जो एंटिटी होता है बंद कर दिया जाता है। ऐसा होता है जॉइंट वेंचर। उम्मीद करता हूं जॉइंट वेंचर भी समझ आएगी। जैसे मान लीजिए हमें एक कोई काम करना है, एक कोई पर्टिकुलर काम के लिए एक कोई टारगेट है। जैसे मान लीजिए चलो एक बिल्डिंग बनाना है, कोई एक बिल्डिंग बनाना है। अब ये बिल्डिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक अलग से एंटिटी बना देते हैं। वो बिल्डिंग का कितना मटेरियल गया, कितना लेबर आया, सारा हिसाब करेंगे, और 2 से ज्यादा लोग मिलके उसमें इन्वेस्ट करा और उस प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं बिल्डिंग बनाने वाले। जैसे ही बिल्डिंग बनेगा वो प्रोजेक्ट खत्म, जो ज्वाइंट वेंचर बना था वो ज्वाइंट वेंचर भी खत्म। यानी कि ज्वाइंट वेंचर 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके काम करते, वो किसी एक मकसद के लिए किया जाता है, और वो लॉन्ग रन में नहीं चलता है। वो एंटिटी वो क्या होता है, शॉर्ट रन का एक मकसद के लिए चलाया जाता है। जैसे वो एंटिटी क्या कहते हैं, काम खत्म, हमारा क्या कहते हैं, वो जो एंटिटी था वो बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो उस तरीके का जो होता है वो ज्वाइंट वेंचर होता है। तो ये जो हमने अभी बोला है रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड, ये कंपनी है, ये भी अपना बैलेंस शीट बनाता है, ये भी अपना प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट बनाता है, ये भी अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता है, क्योंकि ये कंपनी है तो ये करना पड़ेगा, इसका रिक्वायरमेंट है। लेकिन इसको कंसोलिडेटेड बनाने की जरूरत नहीं होता है।
ठीक है, ये इसको इसको एग्जाम्पशन दिया गया, कहते हैं अच्छा तुम्हारे पेरेंट्स कंपनी, तुम्हारा बाप कौन है? पेरेंट्स, ठीक है, क्योंकि तुम तो बच्चे हो, तुम्हारे पेरेंट्स कौन है? तुम्हारे पेरेंट्स तो रिलायंस है, तो रिलायंस तो बना ही रहा है ना सबका कंसोलिडेटेड, तो चलो तुम्हें एग्जाम्प्ट कर दिया, तुम्हारी की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? तो इसका स्टैंड अलोन अगर आप बैलेंस शीट देखने जाओगे तो इसने 75,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रखा है। अगर आप चेक करने जाओगे तो रिलायंस रिटेल वेंचर जो है वो 75,000 लगा रखा है, ठीक है। और ये कौन कौन सी बिजनेस में डील करता है? रिलायंस फ्रेश सुना होगा आपने, ये इसी कंपनी के सब्सिडरी के थ्रू काम करते हैं। रिलायंस ट्रेंड देखा होगा, मॉल वगैरह में चले जाइए। रिलायंस डिजिटल, अजियो अभी आया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये जितने भी है, रिलायंस ज्वेल्स, ठीक है, ये जितने भी आपको दिख रहा है ये सारे इसके रिटेल सेगमेंट में आते हैं। अलग अलग कंपनी के थ्रू ये सारे के एक एक छोटे छोटे कंपनी बना बना के सारे सारे सेगमेंट क्या करते हैं, वो रन करते हैं। अभी देखते हो आप लोगों ने सुना होगा नेटमेट्स, ये कुछ ऑनलाइन मेडिसिन का प्लेटफॉर्म था, ये भी अभी कुछ दिन पहले परचेज किया, ये भी इसका रिटेल सेगमेंट में आ गया है। तो रिटेल सेगमेंट में यानी कि ये है, तो इसने 85% पैसे इसमें लगा रखा है। तो अब क्या होगा, देखो इसने बोला है अभी अभी आपने देखा नीचे कि ये बोल रहा है कि अच्छा जी मेरा रिटेल सेगमेंट में 1,53,000 करोड़ का मैंने रेवेन्यू जनरेट किया है, जिसमें मेरा प्रॉफिट मार्जिन बहुत छोटा है। याद रखना रिटेल सेगमेंट में मार्जिन जो है बहुत छोटा है। तेज कुमार कह रहे कि फ्यूचर डील का रिटेल कारोबार, जियो का कारोबार, सोलर इलेक्ट्रिक पावर का कारोबार, ऑयल टू केमिकल, ऑयल O2C का कारोबार, इन सब की होल्डिंग रिलायंस के पास है। बिल्कुल सही है। क्या स्प्लिट के बाद सब्सिडी कंपनी इन कारोबार की होगी? सब्सिडी कंपनी इन कारोबार की होगी? सबसे पहले स्प्लिट का मतलब ही आप लोगों को नहीं पता है। स्प्लिट होने से कुछ नहीं होता है। मान लीजिए अभी जो हम बता रहे हैं कि अच्छा चलो रिलायंस ने इतने सारे अलग अलग बिजनेस में पैसे लगा रखा है और इसमें प्रोमोटर ने कितना पैसे इन्वेस्ट करा है रिलायंस में? 50.50% का इन्वेस्टमेंट है। पब्लिक का, ओनर वाले पब्लिक है 49.5% है, और बाकी जो है डेट शेयर अदर लायबिलिटी जो अगर है जो पैसे रेज हुआ है। अब क्या है इसमें, अगर फेस वैल्यू इसका आज के रेट पे उधर तो दिखेगा ही नहीं आप लोगों को क्योंकि अभी ये चल रहा है। अच्छा वापस आते, एक सेकेंड। चलो कुछ देखने लग गया था मैं, वापस आते। स्प्लिट में क्या होता है, जो उसका फेस वैल्यू है वो फेस वैल्यू को आपको क्या किया जाता है, कम किया जाता है। मान लीजिए अभी आपको 10 रुपये का फेस वैल्यू है, रिलायंस को लगता है कि नहीं मैं इसको 5 रुपये का फेस वैल्यू करता हूँ। जैसे क्या होता है, आप क्या है आपके पास 100 रुपीज़ का नोट है, 100 रुपीज़ का नोट को आप ना 50-50 के नोट में कन्वर्ट कराना चाहते हो, तो क्या आपका वैल्यू कम हो गया? कन्वर्ट होने के बाद जो आपके पास आएगा वो उतना ही रहेगा ना। तो स्प्लिट से जो होते हैं उसका सब्सिडरी का जो इन्वेस्टमेंट है वो खत्म नहीं हो जाती है। याद रखेंगे ये चीज़, स्प्लिट होने से कुछ नहीं हो रहा है। आपके पास जो 100 रुपये की नोट थी ना वो 50-50 में कन्वर्ट हो गई, वो 10-10 में कन्वर्ट हो गई, तो आपके वैल्यू अभी भी वही रहेगा, सब्सिडी खत्म नहीं हो जाएगा। हाँ, डीमर्ज कर दिया जाए, इस कंपनी से उसको निकाल दिया जाए, देन सिचुएशन अलग होते हैं। और अगर डीमर्जर किया जाता है तो उस केस में जो नए कंपनी बनेंगे उसका शेयर आपको फ्री में मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। हाँ कहाँ थे हम लोग, कहीं तो थे। वापस आते, खत्म करते, इससे कितना टाइम हो गया, अच्छा बहुत टाइम हो गया। आइएगा, तो ये जो रिटेल सेगमेंट है ना, तो रिटेल सेगमेंट से जितना भी अर्निंग करते उसमें से वो 85% जो है किसका हिस्सेदारी बताइए, रिलायंस का हिस्सेदारी है। आइए आगे बढ़ते हम लोग।
वापस आते हैं इसमें, अगर हम चले तो ये अगर क्या कहते हैं मीडिया के सेक्टर में अगर चले तो उसमें देखते हो बहुत सारे टीवी प्रोग्राम वगैरह देखते हो, CNBC आवाज़, न्यूज़ 18, ये कलर्स टीवी, जितने भी आपको ये दिख रहा है, वोट जो OTT क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म है, मनी कंट्रोल जो भी बोला मैंने आपको, CNBC, TV 18, ये सारे जो है इस सब का ओनरशिप जो है किसके पास है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। इसमें अगर आप देखोगे तो उसके लिए जो कंपनी है नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ये लिस्टेड है। आप डायरेक्टली चाहो तो इस कंपनी का शेयर आप खरीद सकते हो। इसके अंदर देखोगे, इसका अगर बैलेंस शीट जाके चेक करोगे तो बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट दिखता है आपको इसमें, ठीक है, और ये बोल रहा है कि इतना का सेल जनरेट करते जिसमें से इतने का EBITT है। अच्छा, तो ये जो हम अगर देखा जाए तो नेटवर्क 18 जो आपका है, आप डायरेक्टली इसमें भी लगा सकते हो। तो देखना, रिलायंस ने 75% लगाया और ये 25% में कौन है पता है, म्यूचुअल फंड ने पैसे लगा रखे, हमारे जैसे पब्लिक ने लगा रखा है, ठीक है, इसमें FII ने पैसे लगा रखा है। ये सारे का इन्वेस्टमेंट कितना है, 25%। तो आज अगर चाहो तो आप नेटवर्क 18 का भी शेयर खरीद सकते हो, इसका भी मालिकाना हक ले सकते हो, या आप चाहो तो रिलायंस का ले लो। अगर आपने रिलायंस का क्या कहते हैं हिस्सेदारी ले लिया, यानी कि आपने इसका शेयर खरीद लिया, तो इनडायरेक्टली आपने इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्योंकि इसके जितने भी रिटर्न वगैरह होगी, इसके आपका 75% हिस्सेदारी किसका है, रिलायंस का है। आप लोगों ने आलोक इंडस्ट्री का खूब नाम सुना होगा, सुना या नहीं सुना है? आलोक इंडस्ट्रीज बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, तो आपको सुनाता हूं क्या है। आलोक इंडस्ट्रीज में आप अगर जाके चेक करोगे तो ये 2020 में लिस्ट हुई थी, ठीक है, और जब से लिस्ट हुई तब से 6 मंथ तक अपर सर्किट लगी इसमें, यानी कि एक दिन भी नीचे नहीं गया, एक दिन भी नीचे नहीं गए। याद रखेंगे, ये देखिए कहाँ हम लोग, यहाँ पे टाइम होने वाली है। ये देखो आलोक इंडस्ट्रीज की मैं आपको चार्ट दिखाऊं एक बार के लिए, तो आप देखिएगा, इसमें उम्मीद करता हूँ विजिबल होगा आप लोगों को। ये देखिए पीछे, ये रहा, देखिएगा जब ये लिस्ट हुई थी, ये है अप्रैल 2020। उस टाइम पे इस शेयर का जो वैल्यू था आपका अप्रॉक्सीमेटली 4 रुपीज़ के आसपास था। मैं आपको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ, मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको, हाँ 3 रुपीज़ यानी कि 4 रुपीज़। अप्रैल 2020 में 4 रुपीज़ था, और इसके बाद जब अपर सर्किट लगना शुरू हुआ इस आलोक इंडस्ट्री में, तो ये देखिए इसका जो अपर सर्किट है, ओह फंस गया मेरा ये सीट, अब तो कुछ नहीं कर पाएंगे इसको। ये देखो, ये अपर सर्किट, ये थोड़ा तक बहुत छोटा बना के आपको यहाँ लेके जाने पड़ेंगे। ये जो प्राइस था इसका 80, ये देखो इसका 60 रुपीज़ के आसपास पहुँच गया था, 60 रुपीज़ का आसपास पहुँचता। ये कौन सी टाइम फ्रेम में था, ये टाइम फ्रेम था आपका जुलाई में, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई, यानी कि हम कह सकते हैं अप्रैल मई जून 3 मंथ तक अपर सर्किट लगता ही रहा, और 4 रुपीज़ का शेयर जो है कहाँ पहुँच जाता है, 60 रुपीज़ पे पहुँच जाता है। ये है आलोक इंडस्ट्री। तो इस आलोक इंडस्ट्री में भी रिलायंस का 40% इन्वेस्टमेंट है, ज्वाइंट वेंचर के तहत एक किसी मकसद से लगाया गया है, जो कि क्या होगा इसका, उस मकसद को पूरा हो जाएंगे तो उस केस में फिर उसको वो ज्वाइंट वेंचर खत्म हो जाएगी। तो इस आलोक इंडस्ट्री में भी आपका जो दिखेगा वो दिखेगा कितना पता है, कहाँ बनाया था मैंने, ये रहा। इस आलोक इंडस्ट्री में रिलायंस ने 40% लगाया, तो ये लिस्टेड है, क्योंकि ये लिस्टेड है NSE BSE में, आप डायरेक्टली भी लगा सकते हो। तो इसमें जो 60% है, इसमें म्यूचुअल फंड ने पैसे लगा रखा है, हमारे जैसे पब्लिक ने लगा रखा है, इसमें जो है FII DII ने लगा रखा है, इसमें FII ने लगा रखा है। ये सारे जो है, ये एक मोटा मोटा आपको क्या होता है, एक पिक्चर क्लियर हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज में पैसे लगा रहे हो, तो आपने उसके जितने भी बिजनेस सेगमेंट है सब में आप पैसे लगा रहे हो, इतने बड़े आपका जो चेन है उसमें आपके पैसे चले जाते हैं। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। अब मैं सीधा चलता हूं कहां पे, आपके इधर एनुअल रिपोर्ट पे, और उसको रीड करके और तब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। चलिएगा, अच्छा फिर से वापस आते हैं। इसके वैसे सब्सिडरी जो है, बहुत सारे सब्सिडरी है, लेकिन इसमें जो फॉर्च्यून 500 एक
एक मैगजीन है, उसके हिसाब से जो था, मैंने थोड़ा स्टार्टिंग में जो बोल दिया था 500 कंपनी में लगाते, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका सब्सिडी का आपको लिस्ट दिखाता हूँ, मोर देन आपको 500 मिलेंगे, तो उतने कंपनी में आप लगा रहे हो। ये जो है रैंकिंग है, ये 500 जो है वो रैंकिंग किया गया है, रैंकिंग के बेस पे इसने लिखा हुआ है, तो वो मैंने थोड़ा सा मिस्टेक करा था आपको स्टार्टिंग में बोलते टाइम। आइएगा, तो अब हम लोगों को अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना है तो मैं आपको रीड करना सिखाता हूँ पीडीएफ के थ्रू। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये सब ना लिंकेज दिया गया है यहाँ पे। हम चलते सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, अब डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे यहाँ क्लिक करोगे तो ये आपको उस पेज पे जंप कराएगा। हमने क्लिक कर दिया, उस पेज पे हम लोग जंप कर गए जहाँ पे इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये कहते हैं बताओ स्टैंड अलोन देखना चाह रहे हो या आप कंसोलिडेटेड देखना चाह रहे हो। स्टैंड अलोन से ज़्यादा बेटर है आप कंसोलिडेटेड देखिए, क्योंकि कंसोलिडेटेड के अंदर उसका जियो वाले इनकम भी है, उसका रिटेल वाले इनकम भी है, उसके मीडिया वाले इनकम भी है, उसके आलोक इंडस्ट्री वाले इनकम भी है, बहुत सारे जितने भी सारे इसके अंदर इंक्लूड है। अब रहता है सवाल कि हम क्या देखें। बैलेंस शीट में आपको बताया था क्या होता है, कितना संपत्ति का इन्वेस्टमेंट है और कहां कहां से पैसे लाया है, एसेट्स एंड लायबिलिटी की रिकॉर्डिंग होती है। अगर आप बैलेंस शीट पे जाते हो तो होता क्या है, मैंने जब आपको बताया था तो मैंने क्या बनाया था, राइट हैंड साइड में एसेट्स और लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटी। जब कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या होते हैं, एसेट्स को एक तरफ लिखना और क्या कहते हैं लायबिलिटी को एक तरफ से लिखते हैं। तो ये देखो इसका जो टोटल एसेट्स अगर देखा जाएगा आज के रेट पे 2021 में, तो ये आपका 13,21,212 करोड़ की है, जिसमें आपका करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स, उम्मीद करता हूं जो आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में बताया होगा वो आपको रीड कर पा रहे हो, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था अगर आप जाते हो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो एटलीस्ट पता तो चले कि कहां पे क्या लिखा हुआ है। अगर यहां पे लिख के देता है नॉन करंट असेट्स तो आपको पता चलना चाहिए कि क्या ये बोलने की कोशिश करे। एक एक आइटम्स देखने की जरूरत नहीं है आपको, एक एक आइटम्स की जरूरत नहीं है। जैसे आपके घर में रेफ्रिजरेटर पड़ा हुआ है, बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गई, ये सारे नॉन करंट है, जो कि एक साल के अंदर इसके पैसे रिकवरी नहीं होने वाले। जो सारे संपत्ति आपके एक साल के अंदर आप उसका पैसे रिकवर हो जाएगा वो सारे करंट में आता है। जैसे स्टॉक हो गई, मान लीजिए कोई बिजनेस करते, कोई स्टॉक में सामान पड़ा हुआ है, वो बेच के अभी इमीडिएट पैसे रियलाइज होगा तो सारे किस में आ जाएगा, करंट में। तो ये इसका 13,21,000 करोड़ का क्या है, इसका एसेट्स है आज के रेट पे। ठीक है, तो ये इतने अगर एसेट्स है तो हमने क्या बताया था, जितने पैसे लगाए हो उतने पैसे कहीं से लाए भी होंगे, हम कहीं से लाए भी होंगे। तो कहां कहां से लाए, हमने बोला दो सोर्स से लाते हैं, या तो मालिक से लेके आते हैं या बाहर वाले से लेके आते हैं। अब मालिक जो होते हैं कौन होते हैं, इक्विटी होता है, इक्विटी। देखो मालिक से इतने पैसे लाया गया है, तो देखा जाए तो ये जो आपको दिखता है अदर इक्विटी, इसमें खास करके क्या होता है, स्टार्टिंग जब हुई थी रिलायंस तो उसके जो इक्विटी शेयर इश्यू किया गया था ये 46,445 करोड़ का। उसके बाद वो कमाता गया, प्रॉफिट कमाया, फिर कंपनी में दोबारा क्या कहते हैं रखा और उसको रीइन्वेस्ट किया। मैंने क्या बोला था, प्रॉफिट भी हमारे जो होते हैं एक फाइनेंसिंग का पार्ट होते हैं। तो हम कमा के लाते हैं और कंपनी में रख के और फिर उसको इन्वेस्ट करते हैं, फिर कमा के लाते हैं, फिर उसको रखते हैं कंपनी के अंदर, फिर इन्वेस्ट करते हैं। तो वो जो पैसे आज तक कंपनी ने कमा के जमा किया हुआ जो प्रॉफिट है वो है 6 लाख, यानी कि 7 लाख करोड़ कह सकते हो। अभी तक जब से रिलायंस बना है 1977 से अब तक में इसने 7 लाख करोड़ का प्रॉफिट जमा किया है इस बिजनेस के अंदर। तो प्रॉफिट किसका है, मालिक का है। समझ में आ गया, जिसमें से आपका जो है इसमें से 50% आपका प्रोमोटर है। प्रोमोटर का मतलब ये मत समझना कि मुकेश अंबानी का है, उसके फैमिली में जितने भी होल्डिंग है सारे के सारे। ठीक है, अब ये नॉन करेंट में क्या होता है, बाहर वाले का, जैसे बोरोइंग होते हैं, इसी को हम लोग डेट बोलते हैं। तो ये देखो, ये जो इसका 1,63,000 जो है बोरोइंग है, यानी कि अगर रिलायंस कमा के आए ना कमा के लाए उसको इंटरेस्ट इस पे पे करना ही पड़ेगा इस पे। तो बोरोइंग ज्यादा होते हैं तो कंपनी पे बर्डन ज्यादा रहता है रिस्क इंटरेस्ट पे करने की। तो लोगों का यह मानना होता है कि बोरोइंग जितना कम हो, यानी कि जो नॉन करंट लायबिलिटी, बोरोइंग ही क्यों देखते हो आप, सीधा लिख लो, नॉन करंट लायबिलिटी जो है जितना कम हो उतना अच्छा। जैसे इसमें कितना है आपका 244 है, लायबिलिटी है तो पेएबल है क्योंकि आउटसाइडर है। मैंने बोला था लायबिलिटी दो तरह का होता है, एक पेएबल होता है, एक नहीं पेएबल होता है। तो जो पे नहीं करना है वो ये लायबिलिटी है, ये पे नहीं करना। ये जो 7 लाख 8 लाख करोड़ दिख रही है ना, ये 8 लाख करोड़ किसी को पे नहीं करनी है, लेकिन ये 2 लाख करोड़ पे करना है आपको। ठीक है, तो ये जो 2 लाख करोड़ पे करना है तो इसके लिए हमारे पास 3 लाख करोड़ की करंट एसेट्स भी तो है। मैंने बोला तो था हमारे जो पैसे लाया गया वो एसेट्स में ही तो इन्वेस्ट हुआ है कहीं ना कहीं। तो ये चीज तरीके से आप इसको रीड कर सकते हो। तो देखो, जितना आपका पैसे का सोर्स है इतने पैसे लाया और इतने पैसे हम लोगों ने लगा दिया। तो ये होता है बैलेंस शीट को रीड करना, जो कि हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था, बस मैं आपको यहां पे दिखा दिया। अच्छा, अब आप ये देखना चाहते हो कि देखो अगर ये बैलेंस शीट है, ठीक है, मैं चलता हूं फिर से 1 मिनट के लिए, आपको मैं सब्सिडी का लिस्ट दिखाता हूं। मैंने बोला कि कितने सारे सब्सिडी है, ये सब लिंकेज है। मैं इस पर क्लिक करा, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे चले गए, क्योंकि स्टैंड अलोन जो होगी उसी में आपको सारे इन्वेस्टमेंट दिखेगी।
मैंने अभी आपको दिखाया था चेन, ठीक है, कि रिलायंस ने 70% जियो प्लेटफॉर्म पे लगाया, तो रिलायंस ने लगाया तो रिलायंस की इन्वेस्टमेंट में दिखेगा, जब रिलायंस का इंडिविजुअल बैलेंस शीट देखने जाओगे वहां पे दिखेगा। तो स्टैंड अलोन में अगर आपको चेक करने जाऊं तो यहां पे देखिएगा कुछ सब्सिडी का लिस्ट देखना है तो दो तरीके से देख सकते हो। इन्वेस्टमेंट है उसका नॉन करेंट, यानी कि लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट जो है रिलायंस के लिए इन्वेस्टमेंट है, अगर वो किसी सब्सिडी में पैसे लगा रखा है तो मैं यहां पे जाके चेक कर सकता हूं किस कंपनी में कितने पैसे लगा रखा है। जैसे इस पर क्लिक किया मैंने, ठीक है, तो ये देखो यहां पे आपको दिख रही होगी कि रिलायंस ने इक्विटी शेयर ऑफ ज्वाइंट वेंचर कंपनीज जियो पेमेंट बैंक में लगाया है 162 करोड़। बहुत सारे इस तरीके से आपको दिख रहे हैं, सारे के सारे कहीं ना कहीं सब्सिडरीज, एसोसिएट्स, ज्वाइंट वेंचर, ये तीन आपको दिखती रहेगी। अनकोटेड, अनकोटेड का मतलब है इसका शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं होता। देखना बड़ा अमाउंट कहाँ इन्वेस्टमेंट है, ये देखो 17,000 करोड़ लगाया है एक सब्सिडरी में। वो सब्सिडरी कौन से, इसका रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड। अभी बोला था ना कि मोटा अमाउंट इसने रिलायंस वेंचर लिमिटेड में लगा रखा है, तो वही 70,000 है। ये देखोगे आप इसको तो नीचे एक सबसे बड़ा अमाउंट यहां दिख रहा है आपको 3,000 करोड़ रिलायंस ने इन्वेस्ट किया है। किस में इन्वेस्ट किया है? जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। जो जियो प्लेटफॉर्म की बात करा था, जो 70% इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इस तरीके से जितने भी कंपनी में जितने लगा रखा है सारे के सारे आपको लिस्ट यहाँ से आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। देख रहे हो कि डिवेंचर में अगर लगा रखा है, डिवेंचर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पिछले क्लास में, ठीक है, क्या होता है, ये सारे चीज आपको यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। आपको अगर देखना है कि टोटल अच्छा कितने सब्सिडी में पैसे लगा रखा है, तो मैंने आपको बताया था, वो भी मैं आपको दिखा दूं 1 मिनट के लिए। ये देखिए इसका जितने भी सब्सिडी है ना, वो रिलेटेड पार्टीज होते हैं, इसमें जाके आप चेक कर सकते हो कितने सब्सिडीज में पैसे लगा रखा है। देखो ये सारे जो है ये सब्सिडी है किसके, रिलायंस इंडस्ट्रीज के। ये देखो 50, इधर आइए 107, अच्छा आ गया ये अगले पेज में, ये रहा नहीं, 2-2 पेज करके दे रखा है इसने। अभी छोटा तो दिखेगा, निचले थोड़ा सा जूम कर रहा मैं। ये देखो 213 कंपनी तक तो पहुंच चुके हैं, और आगे बढ़ते हैं 322 तक तो पहुंच चुके हैं। अच्छा यहाँ देखिए आपको 350 यहाँ से दिख रहा होगा आपको। इतने सारे डिफरेंट कंपनीज है। आप हाथवे की बात कर रहे होंगे, उसका भी इन्वेस्टमेंट है, इन क्या कहते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो जितने भी नाम सुन रहे होंगे ना, आप भी अच्छा करो, आप एक कोई बिजनेस को अच्छा से ग्रो कराओ। कल के डेट पे रिलायंस आपको भी टेक ओवर करके वो अपने बिजनेस के अंदर डाल देगा। समझ में आ गया बात? तो ये सिचुएशन है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रिलायंस ये सोच रहा है कि कोई भी हम एरिया नहीं छोड़ेंगे, आप अच्छा कर रहे हो आओ हमारे कंपनी के अंदर करो, आप अकेला क्यों करना चाह रहे हो, सबको साथ में लेके चलो। इसीलिए आज के रेट पे आपके पोर्टफोलियो में रिलायंस का शेयर तो होना ही चाहिए, ठीक है। यानी कि ये मैं बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, बट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने जाते हो तो कहां पे क्या चीज क्या मतलब होता है इसका, ठीक है। चलो वापस आते हैं हम लोग। हाँ, तो ये चीज मैं फिर से दोबारा थोड़ा देर के लिए चलता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। 1 मिनट के लिए हम लोग क्या देखे थे, बैलेंस शीट देखे थे। अब चलते इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी आपको बताया था कितना रेवेन्यू जनरेट किया और कितना खर्चा वगैरह सारे मिला के नेट में हमारा कितना बचा है। और फिर हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देख सकते हो। चेंज इन इक्विटी, इक्विटी में क्या क्या कंपोनेंट है, कितना चेंज हुआ उसकी बात करते हैं। मालिक के होल्डिंग में कितना चेंज है। मेन तो 3 ही चीज देखना होता है आपको, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाऊं तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में सॉरी कहां चला गया, बैलेंस शीट में चले गए क्या, नहीं ये रहा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। हमने क्या बताया था कि आपको कुछ एक पीरियड के लिए कितना आपने सेल जनरेट किया, कितना आपका खर्चा हुआ, जो नेट में बचेगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये देखिए इनकम कह रहा है कि इनकम जो है कंसोलिडेटेड है, याद रखेंगे ये जो हम आपको दिखा रहे हैं अभी कंसोलिडेटेड है, यानी कि वो सारे जितने भी सब्सिडरी है, सब्सिडरी में जितनी जितनी हिस्सेदारी है उन सब के जितने प्रॉफिट है सारे ऐड करा हुआ है इसके अंदर। यानी कि जितने भी अगर 350 का भी सब्सिडी दिख रहा था, फिर उसके अगर आप कंसोलिडेटेड में जाओगे तो वहां भी 150 दिख जाएगा आपको, तो मोटा मोटा 500 पर सब्सिडी है इसका। तो अगर 500 सब्सिडी अगर है इसका, तो उस सब का प्रॉफिट को ऐड करके और सेल्स को ऐड करके यहां दे रखा है। तो ये कहता है देखो जी ये है हमारा 467 का। ये मैंने सिर्फ आपको रीड करना बताया है, अब एनालिसिस करना नहीं बताया। एनालिसिस करने का मतलब क्या होता है, उसको ट्रेंड एनालाइज करना कि पिछले 5 साल में क्या चल रहा था, आज हम कहां स्टैंड करते, क्या हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है या हमारा बिजनेस डाउन साइड चल रहा है। इन सब चीजों को एनालाइज करना एनालिसिस होता है। मैंने भी आपको एनालिसिस करना नहीं सिखाया, मैंने आपको इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करना सिखाया है कि कहां पे क्या चीज लिखा है तो उसको कैसे हम लोग रीड करेंगे। समझ में आया? तो ये देखा जाए तो इनकम इसका देखा जाए तो टोटल इनकम है 5 लाख करोड़ की।
5 लाख करोड़ की टोटल इनकम है इंक्लूडिंग सब्सिडरी वाले पोर्शन, और इसका टोटल एक्सपेंसेस देखोगे तो यह है 4,53,000 करोड़ की। तो देखा जाए तो इनका जो अर्निंग बिफोर शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एसोसिएट एंड ज्वाइंट वेंचर एक्सेप्शनल आइटम ये समथिंग ये कह रहा है हमारा 49,000 करोड़ का है। मैं कहते चलो ठीक है, ये तो आपने सबको नहीं पे करने के बाद है ना, नेट में बताओ कट कटा के कितना बचा है। तो नेट में अगर कट कटा के देखा जाए तो ये आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है ये वाले अमाउंट 53,000 समथिंग का। कुछ लोग बोलेंगे ऐसे कैसे हो गया, ये तो 49,000 था, ये कैसे बढ़ गए? क्योंकि ये कुछ अमाउंट आपका माइनस में जा रहे हैं ना, डेफर टैक्स से कुछ एडजस्टमेंट हो, उससे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये रहा। आप देखिए इसमें हम कह सकते हैं अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, ये सब मिला के टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ओनर ऑफ द कंपनी, जो मालिक था ना, मालिक को 49,000 करोड़ बचा है। याद रखेंगे 49,000 करोड़ बचा है। तो अब इससे देखो कि हर एक इंसान के लिए एक एक शेयर पे कितना बचा, कितना कमाया रिलायंस ने, उसको बोला जाता है अर्निंग पर शेयर। ये देखा जाए तो ये जो लिखा है ना अर्निंग पर इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹10, 10 रुपये के फेस वैल्यू। अगर आप आज एक रिलायंस का शेयर खरीदते हो तो एक 10 रुपये फेस वैल्यू वाले हैं। अच्छा, कितना पे करते हो? जो मार्केट में प्राइस चल रहे हैं। तो अब मुझे बताइए एक शेयर पे कितना कमाया है इसने कमाया है 76 रुपीज एक शेयर पे। तो आज अगर रिलायंस का अगर आप मार्केट में शेयर प्राइस देखने गए, ठीक है जी, आपको मान लीजिए मिल गया आपको 2,000 रुपये का, तो मैंने मोटा मोटा बोला आपको, तो 2,000 रुपये लगा के आपने 76 आपके लिए कमा के दिया है। तो आप देख लीजिए कितना बनता है। ये जो आपको जितना बन रहा है इसको अर्न इल्ड बोला जाता है, मार्केट प्राइस का इल्ड बोला जाता है। ठीक है, तो रेशियो वगैरह पे हम अभी बात नहीं करें, हमने सिर्फ आपको अभी ये बताने की कोशिश करा था कि इनकम स्टेटमेंट कैसे देखते हैं, बैलेंस शीट कैसे देखते हैं। अच्छा, 1 मिनट के लिए चलते, थोड़ा देर के लिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट पे भी चलते हैं। अब मैं उतना कौन सी पेज पे कैसे जाऊं, तो मैं पहले फर्स्ट पेज पे चले जाता हूं, फिर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे चला गया। अच्छा, यहाँ पे मुझे लिंकेज दे रखा है। अच्छा, जब मैं कैश फ्लो कंसोलिडेटेड पे जाता हूँ, मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको लास्ट क्लास में बता रखा था कि 3 सेगमेंट का पैसे कितना गया और पैसे कितना आया, उन चीज़ों को देखते हैं। उससे क्या होता है, हमें ये पता चलता है कि हमारा बिजनेस का सिचुएशन क्या है। तो अगर मैं थोड़ा देर के लिए अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट पे चलूँ तो यहाँ पे देखिए, आपको याद होगा हमने 3 सेगमेंट कौन कौन सी बताया था। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश आया है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना आया है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना आया है। क्या मतलब होता है, ये सारा चीज़ मैं आपको लास्ट लेक्चर में आपको ऑलरेडी बता दिया था। अगर कोई नहीं देखे थे आप जाके देख लीजिए, उसके लास्ट में आपको दिखेंगे, वहाँ से आप देख सकते हो। मैंने एनालिसिस करवा रखा था, सिर्फ आपको यहाँ पे चलते हैं। 2020-21 का ये डेटा है। इसमें देखा जाए तो ये कहते हैं, देखो जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 26,000 करोड़ का 26,000 करोड़ का हमारे पास कैश आया है, ओनली कैश आया है 26,000 करोड़ का। देखा जाए तो पिछले साल के कंपैरिजन में तो बहुत कम आया है जी। पिछले साल तो आपका 94,000 करोड़ का था। कुछ लोग बोलेंगे हाँ ज्यादा अच्छा रहता है। अगर मेन बिजनेस का अगर आपको देखना है कि हमारे बिजनेस सही चल रहा नहीं चल रहा, तो ये वर्किंग कैपिटल से पहले का देखा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे हमने ज़्यादा उधार अगर किसी को बेच दिया, अब वो ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगी फिर। जैसे क्या होता है कि हमने क्या किया, उधार बेचा किसी को और पैसे अभी आना बाकी है, तो एक तरीके से वो पैसे हमारा ब्लॉक हुआ है, वो पैसे आउटफ्लो हुआ है, जो कि यहाँ पे बड़ा अमाउंट दिख रहा है आपको 43,000, जिसकी वजह से कम हो गया है। अदरवाइज देखा जाए तो फिर कुछ लोगों को लगेगा कि अच्छा कंपनी का जो कैश जो आने वाले रेशियो है बहुत कम हो गया है। बहुत कम नहीं हुआ है, याद रखेंगे। सब ठीक ठाक चल रहा है ना जी? मैं तो देखना भी बंद कर दिया। ठीक है जी, सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा है, नहीं चल रहा है? चलो ठीक है, आते वापस। आइएगा, इन्वेस्टिंग से देखिएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये बोला गया है, इसमें देखो आप, मैंने आपको बताया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब क्या था वहाँ पे, याद करो। नॉन करेंट एसेट्स में अगर पैसे आपने कैश लगाया
तो क्या हो गया, वो आउटफ्लो। ये जो ब्रैकेट लगाया जाता है ना कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, ये तो बोलना ही भूल गया था मैं, ठीक है। ये ब्रैकेट में लगाने का मतलब पैसे गया है कंपनी से, और जिसमें ब्रैकेट नहीं लगाया है मतलब पैसे आया है। ये मुझे पहले ही बोल देना चाहिए था, हो सकता है आप लोगों को कुछ मिस्टेक हुआ हो, ठीक है जी। वापस आते हैं, यानी कि हम सिंपली ये कह सकते हैं यहाँ पे जो ब्रैकेट लगाया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, इसका बाय डिफॉल्ट मीनिंग ये होता है कि कैश हमारे जेब से गया, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री से। याद रखना, ओनली कैश एंड बैंक की बात हो रही है यहाँ पे, और किसी चीज की नहीं। कैश में पैसे गया और आया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ज्यादा एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा ऐसे समझो, कंपनी ने मशीन खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, कुछ भी खरीदा। जैसे आप मान लीजिए जियो की बात करें, जियो फाइबर की बात करें, तो उसने फाइबर जो प्लेस किया, वो जो फाइबर की जो कॉस्टिंग आई, वो सारे उसके लिए क्या है बताइए, एक तरीके से उनका इन्वेस्टमेंट है। तो वो जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें 1,41,000 करोड़ पैसे गया है, कैश गया है। तो आप मुझे बताइए, कैश गया तो कुछ ना कुछ एसेट्स तो बना होगा ना। आप मान लीजिए आप जाते हो कि रेफ्रिजरेटर खरीदते हो, आपने 25,000 का रेफ्रिजरेटर खरीद लिया, तो 25,000 आपका आउटफ्लो हुआ, 25,000 आपका आउटफ्लो हुआ, तो उससे कोई संपत्ति तो बढ़ा ही है ना। तो इससे बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को। अगर आप मान लीजिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस ज्यादा दिखता है तो ज्यादा परेशान मत होइए, वो बिजनेस को एक्सपैंड कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अपना फिक्स एसेट्स को एक्यूमुलेट किया है, कैपिटल एसेट्स, बिल्डिंग एक्यूमुलेट किया है, उसने कोई संपत्ति में पैसे लगाया है, तो कोई बुराई नहीं इसमें। जबकि पिछले बार के कंपैरिजन में रिलायंस ने इस बार ज्यादा इन्वेस्ट किया है, वो ये बताता है क्या इतना इन्वेस्ट हुआ है उसका। अच्छा, अब सोचो 1,41,000 जो इन्वेस्ट किया है वो कहीं ना कहीं से तो आया होगा ना। कहां से आया बताओ, कहां से आया? तो कहते देखो 26,000 तो मैंने अपने मेन बिजनेस से लेके आया, तो मैं कहता हूं लो 26,000 लाए हो, क्योंकि माइनस इसमें ब्रैकेट नहीं लगाया मतलब आया है, तो 26,000 कैश लाए और आपने अपने क्या कहते इन्वेस्टमेंट कर दिए, अपने संपत्ति में पैसे लगाए, मशीन में पैसे लगाए, किसी एसेट्स में पैसे लगाए, 1,41,000 ऐसे कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने फाइनेंस करके ये इन्वेस्टमेंट किए होंगे। फाइनेंस करके मतलब फाइनेंस मैंने बताया था ना, पैसे आपने कंपनी में लाए होंगे दो सोर्स से, इक्विटी से यानी कि मालिक से फंड रेज किए होंगे, या फिर आपने लोन लिए होंगे। दूसरा तो कोई उपाय है ही नहीं, या तो इक्विटी इशू करके पैसे लाओगे या आप डेट लोन लेके पैसे लाओगे। तीसरा कौन सी उपाय है? आप बोलोगे राइट इशू। राइट इशू भी तो इक्विटी से ही पैसे लाया ना, मालिक से ही तो पैसे लिया है आपने। तो देखोगे आप बीच में अभी राइट इशू वगैरह भी किया था, बोलोगे हाँ किया था। तो ये कहता है कि देखो जी हमने कहा गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये कौन सी था? इन्वेस्टिंग ही था ना। हाँ जी, इधर होगा राइट हैंड साइड में इसका, ये रहा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से पैसे लाया होगा इसने। कहते हैं हाँ जी ये लाया ना हमने 1 लाख करोड़, यानी कि 1 लाख करोड़। याद रखना कैश फ्लो स्टेटमेंट में जितना ज्यादा ये अमाउंट छोटा हो उतना बड़ा, उतना अच्छा। सबसे बड़ा अमाउंट कहां से आना चाहिए? देखो यहां से आना चाहिए। ये अमाउंट जितना बड़ा होगा वो कंपनी उतना अच्छा कर रहा है, उसके बिजनेस उतना अच्छा कर रहा है। समझ में आ बात? यानी कि जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है ना, बड़ा होना ज्यादा बेटर कहलाता है। तो मान लीजिए कोई ऐसे अरे गहरे कंपनी आज आपको दिख गया, दिखा रहे ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत बढ़िया है, ठीक है, और उसका नाम भी नहीं जानते थे, इस बार अच्छा परफॉर्म किया है और इसकी वजह से इसका मार्केट में शेयर प्राइस बहुत बढ़िया गया है। तो उसको एक बार एनालाइज कर लो, प्रोमोटर का होल्डिंग अगर ज्यादा अच्छा है, सब कुछ अच्छा दिखता है, तो आप 1-2 स्टॉक रख सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। 1-2 मतलब कुछ पैसे इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1-2 का मतलब ये था कि कुछ पैसे अपना इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये हुआ। तो देखो उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। इसने 1,41,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट किया है प्लांट एंड मशीनरी में या बिल्डिंग में, लैंड में, जो भी चीज है उसका जो संपत्ति में लगाया है, उसमें से 1 लाख करोड़ तो उसने लोन लेके या इक्विटी से लेके आया है 1 लाख करोड़। अच्छा, तो 1 लाख करोड़ यहां से हो गई, 26,000 करोड़ यहां से हो गई। ठीक है, तो बाकी जो बचा होगा वो कैश का एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि पहले से हमारे पास कैश होगा और इस बार जो कैश होगा उसमें डिफरेंस होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पहले से 30,000 कैश था, ठीक है, और इस बार सिर्फ 70,000 का कैश है। इसका मतलब 13,000 कैश कहां गया? तो वो उसमें इन्वेस्ट हुई। तो ये देखो यहां से मिला सकते हो आप, ये 13,000, ठीक है, और ये 26,000, ये 26,000 दोनों, और ये 1 लाख, इतना तीनों को मिलाओगे तो आपका इसका इन्वेस्टमेंट जो होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। मिला के दिखाओ, ये देखो 26,185 प्लस, ठीक है, आपने इतना तो बिजनेस से कमा के लाए, हाँ, ऑपरेशन से कमा के लाए, इतना तो आपने मालिक से पैसे लिए या लोन लेके ले लिए,
प्लस 101,902, और इतना आपके पास कैश था पहले से, और अब कैश आपके पास सिर्फ 17,000 है ना। तो मुझे बताइए इसका मतलब जो बीच में डिफरेंस है वो क्या है आपका, उतना डिफरेंस जो है वो आपने इस बार इन्वेस्ट कर दिया आपने। अच्छा, तो कितना इन्वेस्ट किया, वो कहते हैं कि ये बार जो होगा ना ये हमारा 13,000 होगा, ये वाली इन्वेस्टमेंट किया होगा हमने, तो प्लस 13,547, ये देखोगे तो 1,41,634 का रहा है, 1,41,634 का, तो ये जाके मिलाओ आप यहाँ पे 1,41,634, देखो मेरे कैलकुलेटर से मैच हो गई ना। तो ये चीज जो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बताने की कोशिश करता है। उम्मीद करता हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट भी समझ आ गए। अब बाकी जो होते हैं इसके और भी बहुत सारे चीज है, ठीक है। अब जैसे क्या है, फ्यूचर क्या कहता है इसका, प्रेजेंट क्या कहता है, ये सारे चीज देखना चाहे तो मैनेजमेंट रिव्यू में जाइए, वो क्या क्या चीज कहता है, मैनेजमेंट का अपना जो वर्डिंग्स वगैरह होते हैं ये सारे चीज आपको यहाँ से दिखेंगे, ठीक है। तो इसमें 3-4 पोर्शन है जो चीज आपको देखना है। जैसे किसी को अगर 10 साल का कंपैरिजन करना है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कहता है देखो जी कंसोलिडेटेड में आप एक बार कंपैरिजन करो, एनालिसिस करना है तो ये रहा, ये स्टेटमेंट आपके काम का है। अच्छा जी, सेल में देखा जाए तो 3 लाख से 4 लाख करोड़ पहुंचा, 4 लाख करोड़ देखो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन गई थी, 15-16 थोड़ा सा और डाउन था, फिर यहाँ से ग्रो करना शुरू किया, देखो आप। और देखना इसका जो ग्राफ भी देखोगे ना अगर आप इसका शेयर प्राइस का, तो इसी तरीके का कुछ दिखेंगे। चलो अब आता हूं आप लोगों को कमेंट पे। कुछ लोग पूछ रहे कि सर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मतलब क्या है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मतलब वो है जो अभी मैंने बताया ना कि हमने क्या किया, देखो कंसोलिडेटेड के अंदर, एक मिनट आता हूं, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। देखो 16-7 में बढ़ा, फिर इसके बाद देख रहे हो ग्रोथ बढ़िया चल रहा था, दिख रहा है आपको। बस 2021 में थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा डाउन गया है, क्योंकि 6,60,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, जिसमें से 5,39,000, तो थोड़ा कोरोना की वजह से तो डाउन आना ही है। अच्छा, ये कंपैरिजन करके आप देख सकते हो कि इसका फ्यूचर कैसा है, ठीक है। चलो वापस आते हैं। एक किसी ने पूछा है सार्थक ने कि सर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मतलब क्या है, क्योंकि इसको दिखा होगा ना यहाँ पे। अब उतना डिटेल में क्यों जानना आप लोगों को, ठीक है जी। स्टैंड अलोन में है, सॉरी इस पे चलते हैं, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है ये जो है ना कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में, ये है हमारा बैलेंस शीट, ठीक है जी। इसमें आपको ये दिख रहा होगा नॉन कंट्रोलिंग, कहाँ गया, इसमें इक्विटी के अंदर होगा, ये रहा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। इसकी बात कर रहे हैं कि ये कहाँ से आए, देखो ध्यान से, इसमें जो जियो प्लेटफॉर्म था ना उसका सारे के सारे इनकम आपने अपने कंसोलिडेटेड में ऐड कर दिया, जितना सेल किया सारे ऐड कर दिए। लेकिन क्या सारा आपका हिस्सेदारी था क्या, नहीं था ना, क्योंकि रिलायंस ने तो 70% ही जियो प्लेटफॉर्म पे लगा रखा है। 10% तो किसका है बताइए, फेसबुक का। 7% किसका है, गूगल का। बाकी किसका है, बाकी कुछ और भी है जो उसका कुछ अलग से कैसे लगा रखा है। तो आप मुझे बताइए, आपने पूरे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सब्सिडरी का 100% रेवेन्यू हम अपने बुक्स में दिखा देते हैं, 100% उसके संपत्ति अपने बुक्स में दिखा देते हैं, तो बताइए 100% आपका कैसे हो गया। उसमें तो 70% आपका था, 30% तो बाहर वाले का था। तो कहते ठीक है, वो जो 30% का हिस्सेदारी जो है ना वो यहां दिखा दो। तो ये जो 99,000 करोड़ जो दिख रहा है ना वो माइनॉरिटी है, जो कि उसके अलावा जैसे मीडिया में आपने लगाया 85%, तो जो बाकी रहेगा ना 15% वो इसमें है, उन सब लोगों का है, क्योंकि वो उनको भी तो हिस्सेदारी है ना इसके अंदर। आपने जो संपत्ति दिखाया है ये एसेट्स 13,21,000 करोड़, इसमें जियो प्लेटफॉर्म का 100% है, इसके अंदर मीडिया का 100% ले लिया आपने, जबकि 100% आपका नहीं था। तो हम कहते हैं उसमें किसका हिस्सेदारी है, तो कहते हैं ये जो है ना ये बाहर वाले, इस 12 लाख करोड़ में 13 लाख करोड़ में 99,000 करोड़ जो बाहर वाले का है, फेसबुक ये सब वो सब जो माइनॉरिटी रह गया ना वो माइनॉरिटी का इसके अंदर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। अब बाकी आप अपना देखते रहिए। मैंने आपको कोशिश किया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे देखा जाता है उनको बताने की कोशिश किया, टाइम भी हो चुका है, इतना काफ़ी है। बाकी अब ज़्यादा डिटेल डालना है तो डिटेल हम देखते रहेंगे। अब हम लोग आते हैं, थोड़ा सा आप लोग की 2-4 क्वेरीज है उस पर हम लोग देखते हैं। कहाँ थे हम लोग, हाँ जी। और वो तो हमने ऑलरेडी बता ही दिया कि 500 के आसपास सब्सिडरी भी है इसका, और 500 जो इसका जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया कि जो स्टार्टिंग में लिखा था फॉर्च्यून 500 वो उसका रैंकिंग है। चलिए हम देखते हैं आप लोगों का क्या क्या क्वेरी है, ये ऑलरेडी हमने बात कर लिया था। ओके डियर सर, क्या स्टॉक मार्केट के लिए कोई कोर्स भी होता है क्या, जहां क्लास ज्वाइन करके और डीपली
जान सके कि कोई गाइड कर सके प्लीज़ रिप्लाई कहाँ से ज्वाइन करें। मिल जाएंगे, 2 दिन का सेमिनार ज्वाइन कीजिए, 50,000 रुपये दीजिए, 5 स्टार होटल में आपको लंच कराएंगे, डिनर तो नहीं कराते हैं। 2 दिन आपको 5 घंटे 10 घंटे देंगे, 50,000 रुपये दे दीजिए, आप सीख लीजिएगा। याद रखिएगा, मार्केट में सिर्फ एंड सिर्फ आपका एक्सपीरियंस सिखाएगा, मार्केट आपको सिर्फ आपके लॉस सिखाएगा। मैं 2012 से मार्केट में एंट्री किया था, 2012 से 2015 तक मैंने 4.5 लाख का लॉस किया था। वो 4.5 लाख का लॉस जो है मेरा मार्केट का टीचर है, मुझे किसी ने नहीं सिखाया। मार्केट ने जो 4.5 लाख का लॉस किया था वो 3 साल में उसने मुझे सिखाया, और वहाँ से जब मैंने प्रॉफिट शुरू किया तो वो उसके बेसिस पर हमने रिकवरी कर ली। तो इसीलिए आप किसी को कितना भी पैसे दे दो, मार्केट तो नहीं सीख सकते। मार्केट सीखना है तो एक ही सिखा सकता है, आपने जो मार्केट में लॉस किया है वो। यानी कि मार्केट सीखने के लिए आपको ट्रेड करना पड़ेगा। कुछ लोग बोलेंगे बिना सीखे हम कैसे ट्रेड कर ले, कैसे नहीं सीखा। मैंने आपको स्टॉक, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर का 5 वीडियो है, आपको 15 आवर मिलेगा। जो 15 आवर आपको यहाँ पे 20,000 चार्ज करके भी लोग नहीं देते। लोग कहते हैं कि बिगिनर कोर्स है हमारा स्टॉक मार्केट का, 10,000 दीजिए, 12,000 दीजिए, 15,000 दीजिए, 10-15 घंटे का वीडियो होता है। मैंने आपको एक प्लेलिस्ट दिया है, 15 आवर्स का प्लेलिस्ट है, उसमें आपको बिगिनर के जितने भी जरूरत की चीजें सारा दे दिया है। उतना 5 वीडियो देखने के बाद आप मार्केट में ट्रेड करने लायक बन जाते हो। ट्रेड करना शुरू कीजिए और आप लॉस करते रहिए मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं, क्वांटिटी कम रखिए। जिस दिन वो आपका 1 साल बीत जाएंगे, जब आपका पीएल में अपने आप पता चल जाएगा कि पॉजिटिव है निगेटिव, वहां से आप अपने आप सीख लोगे, कोई नहीं सिखा सकता आपको। सर प्लीज 1 लाख का पोर्टफोलियो वाले स्टॉक बता दीजिए। मैंने आज से 2 साल पहले 1 लाख वाले पोर्टफोलियो बनाया था, उसका हम रिव्यू करेंगे अगले 1-2 दिन में, ठीक है। और फिर हम बताएंगे कि हम कहाँ अभी स्टैंड करते हैं और नए पोर्टफोलियो कब बनाना। नए पोर्टफोलियो का भी टाइम है, मार्केट गिरेगी तब हम बनाएंगे, उस टाइम आपको बताएंगे। सर फ्यूचर एंड ऑप्शन पर वीडियो देख लेंगे उसको। व्हाट आर यू व्यू ऑन मैनेजमेंट ऑफ रिलायंस। मैनेजमेंट ऑफ रिलायंस जब तक मुकेश अंबानी है तब तक ठीक है, और लगाते रहिए बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। जब मुकेश अंबानी, आपको इसी से पता चल जाएगा कि देखो जब रिलायंस डिवाइड हुए थे, अनिल अंबानी को मिला था अच्छे सेगमेंट, मुकेश अंबानी को मिला था मतलब लेगेसी पुराने वाले जो ट्रेडिशनल टाइप के बिजनेस था, ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन वाले, उनको मिला था सारे अच्छे। इवन कम्युनिकेशन वाले जो थे वो क्या कहते हैं, अनिल अंबानी को मिला हुआ था। अब आज देख सकते हो वही टेलीकम्युनिकेशन में मुकेश अंबानी आके इतना आगे बढ़ा दिया, और वही टेलीकम्युनिकेशन जो है आज के रेट पे 0 पे जा चुका है। तो ये होता है मैनेजमेंट की। अनिल अंबानी वाले कंपनी के कंपैरिजन में देखोगे तो मुकेश अंबानी वाले जितने भी कंपनी है उसका मैनेजमेंट अच्छा है। तो हम कह सकते हैं जब तक मुकेश अंबानी जी मैनेज कर रहे हैं तब तक बढ़िया चलेगी। शेयर की वैल्यूएशन कैसे पता करते हैं? शेयर की वैल्यूएशन के लिए यही जो अभी आपने कैश फ्लो देखा था, उस कैश फ्लो के बेसिस पे ही हम उसको प्रेजेंट वैल्यू में लाके वैल्यूएशन करते हैं। वो वैल्यूएशन थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस होता है, आप लोगों के लिए वो काम की नहीं है, ठीक है। वैल्यूएशन उतना इन डेप्थ आपकी जरूरत नहीं है। चलो मिलते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो कितना तक अच्छा होता है? देखो डेट टू इक्विटी रेशियो ये अगर मैं इस पे अगर कुछ बहस करने लग जाऊंगा तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कुछ लोग बोलेंगे कि अच्छा सर ऐसे बोलते। देखो ऐसे सोचो आप, लोन कब तक अच्छा होता है? जब तक लोन के पैसे से मैं ज्यादा कमा रहा हूं तब तक लोन अच्छा है, टेंशन मत लो आप। मान लीजिए मैंने आपसे लोन लिया 10% इंटरेस्ट पे, ज्यादा टाइम हो गई क्या? हाँ चलो कोई नहीं, अब बंद करते हैं। मैंने आपसे 10% इंटरेस्ट पे लोन लिया और मैंने उनको जहां इन्वेस्ट किया वो इन्वेस्टमेंट पे अगर 10% से मैं ज्यादा कमा रहा हूं तो लोन हमारा अच्छा है, बस सिंपल। उस कंपनी का ग्रोथ ज्यादा अच्छा होगा। कुछ लोग कहते हैं ना डेट वाले कंपनी बेकार होते हैं, अरे रिस्क होता है तो स्टॉक मार्केट में गए रिस्क ही तो लेने गए हो। लोन डेट वाले कंपनी ज्यादा रिस्की होता है लेकिन वो कमा के भी ज्यादा देते हैं। उस कंपनी का ग्राफ देखोगे ना ज्यादा मिलेगा तब तक जब तक आप लोन के इंटरेस्ट से ज्यादा आप कमा के लाते हो। मैंने आपसे 10% पे लोन लिया, मैंने मार्केट में लगाया, कहीं भी लगाया, और उससे मैं 20% कमाता हूं। तो अगर मैं 20% कमाऊंगा और 10% आपको दूंगा ना जी, तो बाकी जो बचा वो किसका है? मेरा है। तो क्या मेरा ग्रोथ नहीं करेगा? बहुत बढ़िया ग्रोथ करेगा। इसीलिए डेट इक्विटी रेशियो कितना अच्छा होता है इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता है, याद रखिएगा। बस सिंपली ये देखो कि कंपनी कमा के कितना लाता है। जैसे अभी मैं बात करूं कि जियो प्लेटफॉर्म का आपने देखा था रेवेन्यू मार्जिन कितना था, 45%। अगर जियो आज के रेट पे लोन लेके भी अगर वो पैसे लगाता है ना तो जियो का जो क्या कहते हैं जो ग्रोथ होगा ना वो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका रेवेन्यू क्या है, ज्यादा है। तो ये चीज होता है। तो इस तरीके से डेट इक्विटी रेशियो को एनालाइज किया जाता है। चलिए